Good morning, students. I am Anshu Kumar Tiwari, and today I am present here with the lecture number 3. Okay, Unit First, Electrostatics of Physics of Class 12. A very first chapter of electrostatics is electric charge and its field. Okay, these are the topics on which today we will discuss. Quantization of charge, invariant nature of charge, transferable nature of charge, additive nature of charge, associative nature of charge, and multiple numericals based on these topics. Okay, it means that these are the properties of the charge on which today we will mention. Okay. Before starting this video, before starting lecture number 3, I am going to recall you, I am going to remind you what have we studied, what have we mentioned, discussed in lecture number 1 and lecture number 2. In lecture number 1, we have to study, in lecture number 1, we have mentioned some basic properties of the charge, like such as positive nature, positive charge, negative charge, interaction between positive and negative charges. Okay, creation of the charge means production of the charge, है ना, conservation of the charge, and introduction of electrostatics. In this lecture, we have covered these topics. We have to cover these topics. Quantization of charges, the very first topic, है ना? आइए बात करते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करने से पहले हम चार्ज को थोड़ा सा एक बार और आपको रिकॉल करा देते हैं। क्या बताया हमने चार्ज के बारे में? इलेक्ट्रिक चार्ज is the physical property of the matter. Any matter, दुनिया में किसी भी मैटर के यह फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अगर मास है बेटा तो उसमें चार्ज होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ड्यू टू विच when any object is placed in an electromagnetic field, then that body experiences attraction and repulsion. मतलब attraction और repulsion की अनुभूति करेगा यदि किसी भी वस्तु को, किसी भी बॉडी को, हम मास ऑब्जेक्ट को यदि हम ले जाकर कहां रखते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो क्या करेगा? अट्रैक्शन या रिपल्सन का अनुभव करेगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? आपको इलेक्ट्रिक चार्ज। बात समझ में आ रही है? तो इसके विषय में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। What do you understand by the terminology quantization of charge? बात करते हैं quantization of charge। Quantization क्या? Quantization means charge according to quantization principle of charge on any body is the integral multiple of E. E you know means charge on electron. E means charge on electron, है ना बाबू? कितना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? E इक्वल टू 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके,
where E is equal to charge on electron is equal to -1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Means according to the quantization principle of charge on any body is the integral multiple of charge on electron. मतलब कि किसी भी बॉडी पे यदि चार्ज है तो वो चार्ज किसके बराबर होगा? वो चार्ज हमेशा किसी भी बॉडी पे होगा तो इसके मल्टीपल के इक्वल होगा। एक हम एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। सबसे अच्छी बात तो मैं ये बता दूं, यू नो वेरी वेल, इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल पार्टिकल, इट कांट बी स्प्लिटेड अप, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। अब बताइए आप किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को यदि लूज कराते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या किसी बॉडी से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं? कभी आपने सुना, हैव यू एवर हियर्ड, क्या आपने कभी सुना कि हम 1/2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इस बॉडी से? हम ये बॉडी 1/2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, लूज कर रही है, या फिर ये 1/3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है? नहीं। तो कभी भी किसी बॉडी पे फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की। ये क्या बता रहा है? दिस एग्जांपल इलस्ट्रेट्स द क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। बात समझ में आ रही है? मींस कभी किसी बॉडी पे चार्ज जो होगा हमेशा इसका मल्टीपल होगा। बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं बाबू, मल्टीपल क्या होता है, थोड़ा सा मल्टीपल के बारे में हम लोग समझते हैं। बात समझ में? बात हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, मैं पिछली वीडियो में बताया था, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर द कैरियर ऑफ चार्ज। चार्ज को कैरी करने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही करता है। समझ में आ रही है बात? तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है? आपने मल्टीपल और फैक्टर मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल ज्यादा, फैक्टर मींस डिवीजन। अब यहां पे बताइए आप मल्टीपल क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके मल्टीपल्स ऑफ 5 कर दिया गया है, तो मल्टीपल्स ऑफ 5 कैसे लिखते हैं? 1 into 5, 2 into 5, 3 into 5, 4 into 5 लिखते हैं, ऐसे एंड सो ऑन ही जाएगा। ठीक है, क्लियर? उसी प्रकार सिमिलरली अगर हम बात करें आपसे कि मल्टीपल्स ऑफ ई, multiples of E is equal to charge on n dot। तो चार्ज जो होगा वो मल्टीपल्स होगा 1 into E, 2 into E होगा, कितने होगा? 3 into E and so on n into E। ओके, Q is equal to n into E। निकल गई है? दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, where n is equal to number of electrons। और जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा लूज करेगा तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। सब डेफिशिएंसी, मैंने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन भी मैंने बताया था आपको कि a state having deficiency of electron or having higher potential, the state having deficiency of electron, तो बॉडी पे क्या होगा? जब बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वहां डेफिशिएंसी होगी, जब लूज करेगा तो क्या होगा? वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे हमने एग्जांपल लिया था किस चीज का? सिल्क को हमने ग्लास रॉड से क्या किया था? वो रगड़ा। तो when glass is rubbed with silk, the glass acquires positive charge and the same amount of negative charge is acquired by silk। ये सेम अमाउंट में नेगेटिव चार्ज भाई जितना देगा उतना ही बोलेगा। जैसे हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी, आपने कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल पढ़ा हो, तो कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल में क्या पढ़े? दी गई हीट बराबर ली गई हीट, जितना वो गिव करेगा उतना ही आप टेक कर पाएंगे। तो गिव इज इक्वल टू टेक, है ना? तो ये हो गया आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात। इसीलिए तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विलिब्रियम में रहती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये क्या होता है? इंटीजर। क्या होता है?
इंटीजर होता है। ये क्या होता है, जैसे कि वेन इक्वल टू +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन +-n, है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, कम होगा माइनस, पॉजिटिव होगा बढ़ेगा, गेन करेगा तो प्लस। ओके, तो ये क्या हो गया बाबू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। आइए हम इस चीज को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कभी कभी आपके सामने कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस, तो कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं, यदि किसी बॉडी पे N1 इलेक्ट्रॉन है, सपोज सोडियम या फिर आप मैग्नीशियम ले लीजिए, तो मैग्नीशियम हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 प्रोटॉन्स। ओके, मैग्नीशियम हैव 12 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 प्रोटॉन्स। ये तो आप जानते हैं। हम आपसे कह रहे हैं, मान लीजिए कोई बॉडी है, सपोज ये कोई बॉडी है, इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है N1 है। ये कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, N1 इलेक्ट्रॉन्स है, और इस पे क्या है बाबू, भी N2 प्रोटॉन्स है। क्या है बाबू, प्रोटॉन्स कितने हैं, N2। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि टोटल चार्ज इस पे कितना होगा, नेट चार्ज इस पे कितना होगा, नेट चार्ज। नेट चार्ज बॉडी पे कितना हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, नेट चार्ज आपको निकालना है। आपको पता है कि चार्ज फॉलोज द एडिटिव नेचर, चार्ज शोज द एडिटिव नेचर। चार्ज क्या करते हैं, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, सब एडिटिव होते हैं क्योंकि चार्ज की स्केलर क्वांटिटी है। तो मान लेते हैं जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो तो नेगेटिव के साथ होंगे, N1 × -e प्लस N2 × e हो गया। अब बताइए आप, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हो जाएगा बाबू, तो N2 - N1 × e। ओके, दिस इज द नंबर ऑफ नेट चार्ज ऑन दैट body which contains N1 number of electrons and N2 number of protons। अगर आपसे बिल्कुल सिंपली अगर आपसे हम पूछे एग्जांपल लेकर के मैग्नीशियम का ही हम अगर एग्जांपल ले लें, तो अब देखिए मैग्नीशियम का मैं एग्जांपल लेता हूं, नेट चार्ज N2 - N1 where N1 is equal to number of electron, N2 is equal to number of proton। अब इसमें मैग्नीशियम आइसोलेट है बाबू, कहीं किसी के संपर्क में नहीं है, ये बॉडी आइसोलेट मींस तन्हा है, अकेले है। तो अब बताइए मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन कितने हैं बाबू, 12। आइए यहां पे कितना रखेंगे बाबू, 12 रखेंगे ना, 12 प्रोटॉन माइनस 12 इलेक्ट्रॉन इनटू e, 12 0 × e = 0 मींस टोटल चार्ज कितना हो गया बाबू, बॉडी पे टोटल चार्ज 0 हो गया। तो टोटल चार्ज 0 क्या बताना चाहता है आपको, व्हाट डज इट टेल अस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिसिटी। तो 0 × e बताना चाहता है कोई बॉडी जब न्यूट्रल होती है, मींस न्यूट्रल का मतलब होता है बाबू, न्यूट्रल का मतलब होता है number of positive charge is equal to number of negative charge। Atoms are electroneutral। Why? Because an isolate atom contains equal number of same amount of positive and negative charge। So the number of the net charge, the total charge on an isolate atom is equal to 0, है ना। तो ये बता रहा है आपको कि ये न्यूट्रल बॉडी होगी जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेम होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ आप नेट चार्ज ऐसे आप निकाल सकते हैं किसी बॉडी पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल के माध्यम से। अब हम इसका थोड़ा सा एग्जांपल्स देखते हैं। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, उस पे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। जैसे हमने सोडियम लिया था 281 और क्लोरीन हुआ था 287। अब सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा,
ऑक्टेट स्टेट पाने के लिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन की स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए, ऑक्टेट स्टेट में जाने के लिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, बिकॉज ऑल वी नो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल मींस वैलेंस सेल इज इक्वल टू 8। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। तो जब लूज किया तो बेटा इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव, और इस पर क्या आ गया, नेगेटिव। तो इसमें क्या हुआ, डेफिशिएंसी हो गया इलेक्ट्रॉन का, हुआ ना डेफिशिएंसी। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ क्या 10 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज। तो जहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। बात समझ में आई? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, बताइए नेचर ऑफ द चार्ज क्या होगा बॉडी पे। यदि किसी बॉडी से हम 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, ठीक है ना, तो उसके बॉडी पे आप कैसे किस नेचर का चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए हम बात कर लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, ये व्हेन glass is rubbed with silk, when glass is, examples found, बहुत जरूरी है एग्जांपल्स, आपको विजुअलाइजेशन देगा। तो when glass is rubbed with silk, यानी जब हम ग्लास को क्या करते हैं, सिल्क से रगड़ते हैं, या फिर वूल को प्लास्टिक से रगड़ते हैं, तो when glass is rubbed with silk, then glass acquires positive charge and the same amount of negative charge is acquired by the silk। means कि ग्लास जितना पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, सिल्क उतना ही नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। स्वाभाविक है, आप अगर 1 रुपया देंगे तो हम 1 ही रुपया लेंगे, आपसे लड़ाई करके थोड़ी ना लेंगे। समझ में आ रही है? जैसे एक कोल्ड बॉडी और एक हॉट बॉडी, एग्जांपल आप ले लीजिए। जब हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के हम संपर्क में लाते हैं, तब तक तो कुछ नहीं होता है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती जब तक वो आइसोलेट होता है। लेकिन जैसे ही उसको संपर्क में लाते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, ठीक है, जहां से एक दूसरे के फील्ड में आ जाए, तो वहां से हीट एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होना शुरू होता है। कब तक होता रहता है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। कब तक होता रहता है, तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों की हीट, जो हीट है वो सेम ना हो जाए, दोनों बॉडी की टेंपरेचर सेम ना हो जाए। अब वो दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं, वहां पर कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल लगता है और वहां पर वो प्रोसेस रुक जाता है। अब वो क्या होगा, बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में। ठीक वैसे ही जहां हॉट बॉडी से हीट एनर्जी का ट्रांसफरिंग हो रहा है, यहां भी ट्रांसफरिंग होता है बेटा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज फ्रॉम higher density of electron body in the direction higher body of electron density, जिसके पास higher density हो इलेक्ट्रॉन की, उसके द्वारा किसको दिया जाता है, जिसके पास कम है। जैसे सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो वास्तव में 17 था इलेक्ट्रॉन इसके पास, लेकिन ऑक्टेट स्टेट प्राप्त करने के लिए किसके पास ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा था वैलेंस सेल में, इसके पास कम था, उसको दे दिया उन्होंने। ठीक है, जैसे हम कम करते हैं, कम ही करते हैं, तो कम पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और पे हमारे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, आइए हम फिर देखते हैं उसके बाद न्यूट्रॉन डीके की बात करेंगे। बात किसकी करेंगे, बात हम लोग करेंगे न्यूट्रॉन डीके। इट इज द अनदर एग्जांपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जब न्यूट्रॉन डीके होता है बेटा, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है कि जब न्यूट्रॉन डीके होता है तो ये न्यूट्रॉन डीके में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और कई, ये तो एनर्जी है तो निकलेगा न्यूट्रिनो। ठीक है ना, न्यूट्रिनो पर कोई चार्ज नहीं होता ना, इसका मास होता है। तो प्रोटॉन पर बेटा चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁹ इस पर चार्ज कितना होता है, -1.6 प्लस, सॉरी प्रोटॉन का प्लस होता है, इसमें नेगेटिव होता है। ओके, नेगेटिव। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज। कितना होता है न्यूट्रॉन पे, नेट चार्ज 0 हो गया। प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, -1.6 × 10⁻⁹ प्लस यहाँ पे होगा इसका, सॉरी प्लस होता है यहाँ पे प्रोटॉन का, इसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इस पर न्यूट्रिनो पर चार्ज कितना होता है, 0। ये कैंसिल होकर क्या होता है, 0 = 0। मतलब क्या हो गया, ये दोनों तरफ चार्ज क्या हो गया,
सेम हो गया, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल को शो कर रहा है। बात समझ में आई? क्या बता रहा है? क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। क्लियर है? तो दिस एग्जांपल इलस्ट्रेट्स द क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। आप देख सकते हैं कैसे। अनदर एग्जांपल इसका हम लेते हैं, बाद में हम लास्ट में बात करेंगे न्यूट्रॉन में, ठीक है। एक अनदर एग्जांपल इसका ले सकते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, हमारे देख लीजिएगा उसको बढ़िया से अच्छे से लेक्चर देखिएगा। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कोलिजन, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, बहुत ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करना है। कोलिजन, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कोलिजन में मैंने आपको बताया जब एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से जब कोलिजन करता है तो वहां पर क्या होता है? यहां पर क्रिएशन होता है। क्या किस चीज का क्रिएशन होता है? तो क्रिएशन ऑफ गामा फोटॉन्स, गामा फोटॉन्स जिसकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ गामा। मींस सीधे हम कर सकते हैं ये क्या होता है? एनर्जी होती है। एनर्जी के रूप में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में चलता है। इसके डिटेल्ड स्टडी आपको मैंने पिछले वीडियो में दिया है, उसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। यहां पर देखिए चार्ज, यहां पर भी बिल्कुल क्या होता है? चार्ज एकदम बिल्कुल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी इलस्ट्रेट होता है यहां से, और ये भी इलस्ट्रेट हुआ। कैसे देखिए, इस पर चार्ज कितना होगा? गामा पर 0 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहेगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इस पर प्लस होता है। तो -1.6 × 10⁻⁹, अब +1.6 × 10⁻⁹ इक्वल टू टोटल नेट चार्ज कितना हो गया बाबू? 0। याद रखिएगा, इसको हम पेयर एलिमिनेशन युग्म विनाशी अभिक्रिया कहते हैं, युग्म विनाशी रिएक्शन कहते हैं। ये एट लो एनर्जी पे होता है बेटा। दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। आइए एक हम लोग इस पर एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इस पर एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हाउ मच एक एग्जांपल हम लोग को न्यूमेरिकल्स लेते हैं, मैग्नेटिक भी जिसका लेते हैं। हाउ मच चार्ज आर देयर इन अ कप ऑफ वाटर? हाउ मच चार्ज आर देयर इन अ कप ऑफ वाटर? कप ऑफ वाटर में 250 ग्राम चार्ज, ठीक है। अब इसके लिए आपको हमें 11 की केमिस्ट्री थोड़ी सी बतानी पड़ेगी। मींस थोड़ी सी 11th की केमिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं और उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या कैसे करते थे आप? मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास और फिर मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो ये कैसे निकालते हैं? इसको हम लिखते थे हम लोग क्या चीज? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए स्मॉल m बाई कैपिटल M। ओके, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल m से डिनोट करते थे। ओके, अब इसके बाद हम लोग निकालते थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, नंबर ऑफ कुछ भी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह लीजिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चलिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाबू? तो क्या करते थे इसमें? स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स में हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते थे किससे? अवोगाड्रो नंबर से। किससे करते थे? अवोगाड्रो नंबर से। याद है आपको? जरूर याद होगा। तो इसको हम लिखते थे, आसानी से हम लिख सकते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। यहां से हम लिख सकते हैं क्या चीज? स्मॉल m इनटू, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स मींस स्मॉल m बाई कैपिटल M इनटू अवोगाड्रो नंबर कैपिटल N से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 6.02 × 10⁻23। वास्तविकता तो ये है कि अवोगाड्रो ने उसको लॉसमेट ले दिया था बेटा, लेकिन चलिए क्या करेंगे? 6.02 ये फॉर्मूला यूज होगा तो जाके ये सवाल सॉल्व हो पाएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट है इस सवाल को करने के लिए। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए इसको, तो सबसे पहला हमारा काम है नंबर ऑफ मोल्स निकालना।
तो नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट हम निकालते हैं फार्मूले से, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बात समझ में आ रही है? या फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालिए आपकी मर्जी, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स। चलिए H2O के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, तो मास इन ग्राम 250 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, H2O की मॉलिक्यूलर मास इसका 2 होगा प्लस 16 इज इक्वल टू 18, यानी 18 इज द मॉलिक्यूलर मास। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in 18 ग्राम H2O in 250 ग्राम H2O। ओके, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 250 ग्राम H2O डायरेक्ट निकालिए। चलिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालिए तो कितना होगा बाबू? नंबर ऑफ मोल्स में आप मल्टीप्लाई करते थे किससे मल्टीप्लाई करते थे? अवोगाड्रो नंबर से, तो अवोगाड्रो नंबर से हमने मल्टीप्लाई करा दिया। अब आप क्या करेंगे? दूसरा कॉन्सेप्ट इसका, क्योंकि आपको क्या करना है? नेट चार्ज, तो चार्ज निकालना है आपको, तो चार्ज Q इक्वल टू होता है बाबू एनआई, वही प्रिंसिपल हमने लगा दिया। तो Q n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n के जगह हम लोग लिख देंगे 250/18 इनटू 6.02 इनटू 10 टू द पावर 23। ये n की वैल्यू 1.6 इनटू 10 टू द पावर -9। इसका जो आप सॉल्व करिए क्वेश्चन, इसको कैलकुलेट करिए, जो आपका आंसर आएगा, ठीक है ना, जो आप सॉल्व करने के बाद आएगा वही उसका आंसर होगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। अब हम लोग बात करेंगे क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज के तुरंत बाद हम बात करेंगे इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज इज इनवेरिएंट है ना, इनवेरिएंट मतलब it does not depend on the velocity of charged particle चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। आइए कैसे, रीजन क्या है क्यों नहीं करता है, मैं ये भी आपको बताऊंगा। जैसे यदि कोई बॉडी, यदि इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है, चलिए मैं बताता हूं, थोड़ा सा रिलेशन लिख ले, m0 अपॉन रूट में 1 माइनस v²/c²। ये v है स्पीड ऑफ पार्टिकल, लाइट की स्पीड है, इसको बोलते हैं बेटा, ठीक है ना, रेस्ट मास। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एक इलेक्ट्रॉन, सोचिए आप, ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइए, एक इलेक्ट्रॉन सब मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन ही कैरियर होता है चार्ज का। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये फार्मूला बनाना है, चार्ज के लिए थोड़ी ना बनाना है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन, रिलेटिविटी इक्वेशन बनाया गया, इक्वेशन है, लेकिन किसी चार्ज के लिए रिलेटिविटी इक्वेशन अभी तक नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि चार्ज एक कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है चार्ज का, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है और एनर्जी जो है स्पीड के साथ वेरी करेगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की मास और एनर्जी क्या करेगी? वेरी करेगी किसके साथ? विद स्पीड। ओके, ये वेरी करेगी, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है चार्ज को, तो चार्ज के लिए अभी तो कोई रिलेटिविटी इक्वेशन नहीं बना है जिससे कि हम कह सके यह वेलोसिटी क्या करेगा? वेरी करेगा, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ लाइट के नियर क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट यदि मूव करने लगे, स्पीड ऑफ लाइट के नियर मूव करने लगे, तो इसका मास और एनर्जी दोनों वेरी करेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए हम इसको बराबर कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, v लगभग c कर देते हैं, तो v c करने के 1 हो गया, n m0, तो चेंज हो रहा है, n m0 हो रहा है, बदलेगा, यहां पर वेरी करेगा, लेकिन क्या कब नहीं वेरी करेगा? जब बात चार्ज की आएगी तो वेरी नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन मास और उसकी एनर्जी क्या करेगी? वेरी करेगी। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं
ये तो हो गया आपका इनवेरिएबल नेचर। अब हम बात करेंगे ट्रांसफरेबल नेचर। अब इस शुरू से पहले लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, तीनों में ही ट्रांसफरेबल नेचर को ही पढ़ रहे हैं कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल इन नेचर। जो चार्ज होता है वो नेचर में क्या होता है बाबू? ट्रांसफरेबल। नेचर में क्या होता है? ट्रांसफरेबल। कैसे ट्रांसफरेबल होता है आइए देखते हैं। ट्रांसफरेबल मतलब ट्रांसफर होता है। जैसे सब हम लोग ग्लास को क्या किए थे बेटा? ग्लास को सिल्क से जब रब किए थे या फिर वूल को प्लास्टिक से रब किए थे या फिर कॉम को हम लोग किससे रब किए थे? कम को किससे रब किए थे? इसका हम लोग कम से रब किए थे। किस चीज को? कम को रब किए थे हम लोग ग्लास, वूल, सिल्क, प्लास्टिक, कम को हम लोग अपने हेयर से। तो हम लोगों ने ये देखा था कि क्या हुआ था इसमें से चार्ज ट्रांसफर होता है, ग्लास चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है, क्योंकि ग्लास के पास क्या था? चार्ज ज्यादा थी। तो ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या होता है? पॉजिटिव, इस पे क्या होता है? नेगेटिव। ग्लास एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज रिक्वायर्ड बाय सिल्क। सेम वही हेयर क्या था? तो हेयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता था, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता था। तो ये क्या हो रहा है? इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो साथ साथ चार्ज भी तो जा रहा है ना। इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाएगा तो चार्ज भी जाएगा, सीधी सी बात है। तो बात यहां पर हमें जो करने है, फिर से एक बार समझाते हैं इसको। ग्लास पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल इन नेचर। चार्ज ट्रांसफर करता है, जैसे एनर्जी ट्रांसफर करता है एक जगह से, जैसे हीट एनर्जी ट्रांसफर हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो उसके साथ चार्ज भी कैरी करेगा, चार्ज कैरी करेगा तो चार्ज भी ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल इन नेचर। ओके, क्लियर है ना? एक्सपीरियंस आप कर पा रहे हो। ग्लास को सिल्क से आपने लगा था, वूल को प्लास्टिक से लगा था, फिर हेयर को कम से लगा था। जहां भी आप लोग रख रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रही है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रही है। ये हम कैसे पता लगा पाएंगे कि कौन पॉजिटिव चार्ज है, कौन नेगेटिव चार्ज है? तो इसके लिए बेटा पोलैरिटी ऑफ चार्ज होता है, क्योंकि जो नेगेटिवली चार्ज होगा तो वो क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो जब इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो खींचेगा ना अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा ना, तो क्या करेगा? थोड़ी सी जो शेप है ना पॉजिटिव चार्ज की, वो थोड़ी सी चेंज होगी बेटा। जब चेंज होगी तो हम समझ जाएंगे वहां पोलैरिटी, ठीक है ना। तो पोलैरिटी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कौन पॉजिटिव चार्ज है, कौन पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और कौन नेगेटिव चार्ज बॉडी है। चलिए, चूंकि हम इसको अपनी नॉर्मल जीवन में नहीं देख पाते हैं, समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि अभी बहुत वेरी स्लो प्रोसेस होती है बेटा। मैंने पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या तो चार्ज रेस्ट में होते हैं, या फिर स्टैटिक कंडीशन में, या फिर मूविंग वेरी स्लोली, बड़ी धीरे धीरे मोशन करते हैं। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होता है, जैसे हिमालय का पिघलना। हिमालय बहुत धीरे धीरे पिघल रहा है, उसको आप देख नहीं सकते हैं। घंटे वाली सुई का चलना आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? पौधे का ग्रोथ होना स्टिमुली के साथ साथ, तो मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। प्रकृति में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। जैसे हम किसी भी चीज को जब ऊपर फेंकते हैं तो अपने हाईएस्ट पीक पे जाकर के कुछ दूर क्या करता है? कुछ देर तक रुकता है, उसको हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व नहीं कर पाते कितने देर तक रुका। बात समझ रही है? आइए तो हम लोग देखते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ओके, एडिटिव नेचर क्या है चार्ज का? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। आइए, एडिटिव नेचर क्या है? देखिए एडिटिव नेचर, व्हाट इज दैट एडिटिव नेचर? एडिटिव मींस होता है सम, मींस बात समझ रहे हैं? समेशन मतलब जोड़। आइए देखते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो चार्ज इज चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी, any body is the algebraically total charge कर देते हैं। total charge of any body is the algebraically sum of distributing
distributing charge in different regions of the body, in different regions of the body. Okay, ठीक है, ये क्लियर होगा. चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द algebraically sum of distributing charge. इलेक्ट्रॉन्स कह लीजिए, चार्ज कह लीजिए, बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, क्लियर है ना. Charge on any body is the algebraically sum of the distributing charge in different region of the body. कैसे, इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं. The best example, आइए इसको थोड़ा पिक्टोरियल ग्राफ्स के माध्यम से समझते हैं. देखिए, जैसे मान लीजिए दिस इज अ बॉडी, this is a body. Here is minus q1 charge, here is minus q2 charge, here is plus q3 charge, here is minus q4 charge, minus q5 charge, plus q6 charge. क्योंकि आपको बता दें कि चार्ज जो है बाबू, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी for an isolated system, for an isolated body. The distribution of charge is the algebraically sum of all the charges in different regions of the body. Okay, means net charge q total is equal to minus q1. याद रखिए, इसके चार्ज के साथ साथ साइन इज आल्सो बी टेकन विद द चार्ज. minus q2 plus q3 minus q4 minus q5 plus q6, जितना भी होगा बेटा इसको लेकर के जाएंगे, उसको ऐड कर देंगे. दिस इज द एडिटिव नेचर. जैसे अभी हमने आपको दिखाया था क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज में कि n1 into minus e, किसी बॉडी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, n1 थे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे, n2 थे. तो n1 into minus e नेचर ऑफ चार्ज, माइनस नेगेटिव, क्योंकि चार्ज क्या होता है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, प्लस n2 into प्लस e. ओके, तो n2 minus n1 into e होगा कि नहीं. दिस इज द एग्जांपल. आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट टॉपिक आज का. दिस इज द लास्ट टॉपिक, एसोसिएटिव नेचर ऑफ द चार्ज. मेंटेनेंस मैंने आपको करा दिया है क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल में. एसोसिएटिव नेचर ऑफ द चार्ज से आप क्या समझते हैं, याद रखिएगा. चार्ज इज एसोसिएटेड, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास. means there is no existence of charge without mass, whereas the reverse of this statement is not true. मतलब मास जो है, चार्ज जो है मास के कारण है, यानी किसी भी बॉडी में यदि मास है तो उसमें चार्ज अवश्य होगा. लेकिन यदि किसी बॉडी की मास जीरो है तो उसकी चार्ज भी अवश्य जीरो होगी. जैसे एग्जांपल में फोटॉन्स एंड न्यूट्रिनो. फोटॉन और न्यूट्रिनो की मास भी जीरो होती है बेटा, और चार्ज भी जीरो होती है. अब हम बात करें तो थोड़ा सा, हमने जो स्टेटमेंट लिखा है, मींस देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज. चार्ज की कोई अस्तित्व नहीं होती है विदाउट मास, बिना मास के. यदि किसी बॉडी में मास नहीं है तो उसको चार्ज नहीं किया जा सकता है. ठीक है ना, एनर्जी को चार्ज करेंगे, हम तो देख भी नहीं सकते एनर्जी को चार्ज करने की बात कर रहे हैं. ठीक है, whereas reverse of this statement, मतलब कि मास की एग्जिस्टेंस, चार्ज की एग्जिस्टेंस मास के बिना नहीं है. लेकिन अब ये अगर कहें कि मास भी एग्जिस्ट नहीं करेगा बिना चार्ज के, ये गलत है. बात समझ में आ रही है. ये जरूरी नहीं है कि जिसमें चार्ज होगा उसमें मास भी होगा, लेकिन यह जरूरी है
100% सत्य है, त्रिकालाबाधित सत्य है, जिसमें मास होगा उसमें चार्ज अवश्य होगा। बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? तो जिसमें बेटा मास, जिसमें चार्ज नहीं, जिसमें मास नहीं होगा उसको चार्ज नहीं किया जा सकता है, और जिसमें चार्ज होगा उसको मास, उसमें जिसमें चार्ज होगा ये जरूरी नहीं है कि उसमें मास भी हो। बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए हम तैयार है। जैसे मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूं, एटम, ठीक है ना, एटम की ही बात कर ले। तो क्या एटम में चार्ज होते ही है? बात समझ में आ रही है? अब मान लीजिए कि Na+ की अगर बात करें तो Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 10 इलेक्ट्रॉन का तो मास उसमें है कि नहीं है? उसमें चार्ज भी तो है, मास तो है लेकिन चार्ज भी। अब किसी एटम की अगर बात करें हम, तो एटम की अगर बात करते हैं तो एटम सारा इलेक्ट्रॉनिक, एटम में चार्ज क्या होता है? 0 होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, चार्ज 0 होता है। तो जब नेट चार्ज 0 होता है तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उस एटम की मास भी नहीं होती है। जैसे सोडियम का मास जो होता है, हाइड्रोजन को ही ले लेते हैं 1.008 होता है कि नहीं होता है? क्या इसका चार्ज नहीं होता है? इस पर चार्ज 0 होता है। अगर हाइड्रोजन को आइसोलेट करके ले लें, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेम होंगे, तो क्या होगा? 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ टिपिकल बातें बताएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी किसी न किसी चीज से मिलकर बने हैं। ठीक है ना? इसके विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आइए बच्चों, टुडे वी हैव कवर्ड दीज टॉपिक्स फ्रॉम क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड। Okay, you will have to mentally prepare for the next video. Okay, thank you very much.